नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान दुर्ग की हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के दुर्ग का प्रकरण एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण है और जिसमें आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे किले के ऊपर जिस किले को फतेह करने की कसम मेवाड़ के महाराणा लाखा ने खाई और जब मेवाड़ के महाराणा लाखा उस किले को फतेह नहीं कर पाए तो कहते हैं कि मिट्टी का वैसा ही किला बनाकर और उसे ध्वस्त करके और मेवाड़ वालों ने मेवाड़ महाराणा लाखा की कसम को पूरा किया। बात कर रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की जिसमें रखी तोप, एक ऐसी तोप रखी थी जो कहते हैं कि जब तोप चलती थी तो उस की जो आवाज होती थी वो आवाज उधर के अंदर भी झंकार कर देती थी। मैं राजस्थान के एक ऐसे किले पर बात करने वाला हूं जो किला अपने महलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मशहूर तारागढ़ किले की। लेकिन विद्यार्थियों, तारागढ़ किला कौन सा? ये तारागढ़ किला अजमेर वाला नहीं, ये तारागढ़ किला बूंदी वाला। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाला हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की बात करने वाले हैं। और बूंदी का ये जो तारागढ़ दुर्ग आप देख रहे हैं, ये बहुत मशहूर किला अजमेर के तारागढ़ की तरह ही ये किला बूंदी का तारागढ़ नाम से अजमेर में भी किला है जिसकी चर्चा अपन ने की है। और ये तारागढ़ जो किला है, ये तारागढ़ कहां पे है? ये तारागढ़ बूंदी के अंदर है। आज हम बूंदी के किले की बात करने वाले हैं। आज हम बूंदी के इस किले को जिसे कहते हैं तारागढ़, उस पर बात कर रहे हैं। अपना हेडिंग लगा दीजिएगा, बूंदी का तारागढ़ किला। आप जानते होंगे ये बूंदी का तारागढ़ दुर्ग जो शुक्र नीति के अनुसार कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है? शुक्र नीति के अनुसार अगर मैं मानूं तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर है, क्योंकि ऊंची पहाड़ी के ऊपर बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बूंदी वैसे बूंदा मीणा के द्वारा बसाया गया। कोटा को कोटिया भील ने बसाया और बूंदा को बूंदा मीणा ने बसाया। लेकिन कहते हैं कि बूंदी पर बूंदा मीणा के एक वंशज थे जिसका नाम था जेता मीणा। उस जेता मीणा का जब राज रहा तो एक हाड़ा चौहान सरदार था जिसका नाम था देवा। उस देवा ने जेता मीणा को हराया और बूंदी बसाया। बूंदी किसने बसाया? देवा ने बसाया। आपने बूंदी के बारे में ये चीज पढ़ी। मैं अभी बूंदी के किले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बूंदी की बात कर रहा हूं। बूंदी को किसने बसाया था? आपको ध्यान हो, बूंदी को बसाने वाला था बूंदा मीणा और कोटा को बसाया था कोटिया भील ने। अब बूंदी को बूंदा मीणा ने बसाया और इस बूंदा मीणा का एक वंशज था जिसका नाम था जेता मीणा। जेता मीणा कह दो, जेत्र सिंह मीणा कह दो, एक ही बात है। विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, ये जेता मीणा किसका वंशज था? बूंदा का वंशज था। और इस जेता मीणा को हराया किसने? इस जेता मीणा को हराया एक हाड़ा चौहान था जिसका नाम था देवा। हाड़ा चौहान, देवा। इस देवा चौहान ने जेता मीणा को हराया और जेता मीणा को हराकर और इस देवा चौहान ने बूंदी के ऊपर हाड़ा चौहानों के राज्य को स्थापित किया। देवा चौहान ने बूंदी के ऊपर हाड़ा चौहानों के राज्य को स्थापित किया। ये जानकारी आपने इतिहास के अंदर पढ़ी होगी। अब ये जो देवा चौहान था, मैं आ रहा हूं इस देवा चौहान के एक पौत्र के ऊपर। और देवा चौहान के जो पौत्र है, आपको ध्यान हो, देवा चौहान के पौत्र का नाम है बर सिंह। क्या नाम है? देवा चौहान के पौत्र का नाम है बर सिंह। बर सिंह, देवा चौहान के पौत्र का नाम है बर सिंह। और कहते हैं कि बर सिंह ने 1354 के अंदर बूंदी का किला बनाया। बर सिंह ये देवा चौहान का पौत्र है और इसने 1354 ईस्वी के अंदर एक किले का निर्माण करवाया और उस किले का नाम क्या है? वो किला है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। आपको ध्यान हो,
बूंदी का वो तारागढ़ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता देवा चौहान का पोता बरसिंह है। वापस एक बार रिकैप कर लीजिएगा। बूंदी को किसने बसाया? बूंदा मीणा ने बसाया। बूंदा मीणा का वंशज जेता मीणा। जेता मीणा जब बूंदी का सरदार रहा उस समय इसको किसने हराया? इसको हराया, जेता मीणा को हराया आड़ा चौहान देवा ने। और देवा चौहान ने बूंदी में आड़ा चौहानों के राज्य को स्थापित किया। और इस देवा चौहान का पोता कौन हुआ? बरसिंह हुआ। और इस बरसिंह ने 1354 के अंदर एक किला बनाया और वो किला है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी कौन से वंश की देन माना जाता है? आड़ा चौहान वंश की देन माना जाता है। और आड़ा चौहानों के सरदार थे जिनका नाम था बरसिंह। और कहते हैं कि बरसिंह, ध्यान दीजिएगा, ये आड़ा चौहान बरसिंह जिसने तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण करवाया। और इसलिए अगर सवाल आवे बूंदी का तारागढ़ किसकी देन है? चौहानों की देन है निश्चित रूप से। और अजमेर का तारागढ़ किसकी देन है? वो भी चौहानों की देन है, क्योंकि अजमेर का तारागढ़ जो अजयराज ने बनाया तो वो भी चौहान था। और बूंदी का तारागढ़ बरसिंह ने बनाया तो था तो ये भी चौहान। तो चौहानों की देन है। अजमेर का तारागढ़ भी चौहानों की देन है और बूंदी का तारागढ़ भी चौहानों की देन माना जाता है। लेकिन इस किले के ऊपर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की चर्चा जब करते हैं तो ये दुर्ग विशेष रूप से जाना जाता है अपने महलों के लिए। बूंदी के तारागढ़ की बात करते हैं ना, ये विशेष रूप से अपने महलों के लिए जाना जाता है। लेकिन महलों पर बात हमारी आगे बढ़े और मैं आपको बूंदी के महलों पर ले चलूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं मेवाड़ के अंदर राणा लाखा का शासनकाल आया 1364 के बाद। आपको ध्यान हो 1364 से 82 तक खेता और 1382 से 1421 तक लाखा। तो 1382 से 1421 जब लाखा का काल रहा तो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा लाखा ने बूंदी के इस तारागढ़ दुर्ग को फतेह करने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बूंदी के तारागढ़ के किले को जब तक जीत नहीं जाता तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगा। बाद में मेवाड़ वाले जब इस किले को नहीं जीत पाए तो क्या किया? मिट्टी का तारागढ़ बनाकर उसको ध्वस्त करके और फिर लाखा की कसम को पूरा किया गया ताकि लाखा कम से कम अपना उपवास तोड़ दे। ये दिलचस्प कहानी भी इस किले के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि मेवाड़ की महाराणा लाखा की इस कहानी में मैं पूरा विस्तार से आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अभी हम केवल किले के परिदृश्य में ही बात कर रहे हैं। हम लाखा की कहानी या मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ रहे। आपको ध्यान हो, मेवाड़ के महाराणा लाखा, आपको जानकारी हो, मेवाड़ के महाराणा लाखा जिन्होंने इस किले को फतेह करने तक कि जब तक इस किले को फतेह नहीं करूंगा अन्न जल त्याग की कसम खा ली थी। अन्न जल त्याग मतलब जैन धर्म का संथारा, अन्न जल त्याग की कसम खा ली थी। और इस कसम को पूरा कैसे किया गया? कहते हैं मिट्टी का तारागढ़ बनाकर, मिट्टी का ऐसा ही डुप्लीकेट किला बनाकर, मिट्टी का ऐसा ही किला बनाकर, एक प्रतिकृति बनाकर, डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसे ध्वस्त करके लाखा की कसम को पूरा किया गया। ध्वस्त करके और मेवाड़ के राणा लाखा की कसम को पूरा किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि मेवाड़ के राणा लाखा ने इस किले को फतेह करने की कसम खाई थी, लेकिन और कहा था कि जब तक इस किले को फतेह नहीं करूंगा मैं अन्न और जल को त्याग रखूंगा, नहीं खाऊंगा, ना अन्न लूंगा ना जल लूंगा, संथारा ही संथारा है। लेकिन फिर मेवाड़ के सरदारों ने सोचा ऐसे तो राणा लाखा की हालत खराब हो जाएगी, तो कसम कैसे पूरी करें? राणा ने कसम खाई है, पूरी तो करनी है। तो इसलिए फिर मिट्टी का किला डुप्लीकेट बनाकर उसे ध्वस्त करके और इस कसम को पूरा किया गया। कभी मौका मिलेगा तो राजस्थान के इतिहास में राणा लाखा की बूंदी के दुर्ग के संदर्भ में इस कसम पर विस्तार से बात करेंगे अपन। आपको बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आगे ले चल रहा हूं। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग कहते हैं कि ये
अपने महलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग अपने महलों के लिए जाना जाता है। और इसके महल पूरे राजस्थान के अंदर अगर हम किसी किले में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी जाना चाहिए महलों को देखने के लिए, और या फिर आपको महलों को देखने के लिए जाना चाहिए आमेर के किले में। आमेर का किले के महल, आमेर के महल और बूंदी के महल, राजस्थान में अगर सर्वोत्कृष्ट कोटि के महल आपको देखने को मिलेंगे किसी किले में तो या आपको आमेर में मिलेंगे और या फिर बूंदी में मिलेंगे। बूंदी के तारागढ़ के बारे में कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे महल जो है वो लोकप्रिय है, और इतिहासकार कर्नल टॉड उन्होंने बूंदी के राजप्रासादों को, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने राजस्थान के रजवाड़े के जितने राजप्रासाद है उसमें बूंदी के राजप्रासादों को सर्वश्रेष्ठ माना है। आपको ध्यान हो, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के जो महल है ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के महल है, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के महल हमें बूंदी के तारागढ़ के दुर्ग में देखने को मिलेंगे। उत्कृष्ट कोटि के महल हमें बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में मिलेंगे। कर्नल जेम्स टॉड की बात करूं, घोड़े वाले बाबा है ना कर्नल टॉड, कर्नल टॉड ने कहा है राजस्थान के देसी रजवाड़ों के जितने राजप्रासाद है उसमें सबसे बेहतरीन महल कहां के है? बूंदी के महल है। राजस्थान के देसी रियासतों के या राजस्थान के रजवाड़ों के जो रजवाड़े हैं, राजा महाराजाओं के जो घराने हैं, उन रजवाड़ों के सभी राजप्रासादों में, राजस्थान लिखिए नहीं तो राजपुताना लिख दीजिए, राजस्थान के रजवाड़ों के सभी जो राजप्रासाद, प्रसाद नहीं प्रासाद, प्रासाद का मतलब राजमहल, राजप्रासादों में बूंदी के महल सर्वोत्कृष्ट है। बूंदी के महल क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। आपको ध्यान हो, बूंदी के महल सबसे उत्कृष्ट कोटि के हैं, सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार है। ये किसने कहा? ये कर्नल टॉड ने कहा। कर्नल टॉड ने कहा राजस्थान के रजवाड़ों के सभी राजप्रासादों में अगर बेहतरीन महल हमें कहीं देखने को मिलेंगे तो बूंदी के महल देखने को मिलेंगे। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे एक मशहूर विद्वान रुडयार्ड किपलिंग भी बूंदी की धरती पर आए, और रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी आए तो बूंदी के सुख महल में वो ठहरे थे, और उन्होंने भी बूंदी के महलों के बारे में टिप्पणी की कि ये महल तो भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते। देखो, रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के किले के बारे में भी कहा था कि ये फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है, और बूंदी के महलों के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते। मतलब ऐसा महल आदमी तो बना नहीं सकता, ये तो भूतों और प्रेतों के बनाए हुए महल ही लगते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी रुडयार्ड किपलिंग ने। आपको ध्यान हो, रुडयार्ड किपलिंग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विद्वान है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की चर्चा जब मैं करता हूं ना तो कहते हैं कि ये बूंदी आए थे और बूंदी के सुख महल के अंदर इन्होंने विश्राम भी किया था। बूंदी के सुख महल के अंदर रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी आए तो बूंदी के सुख महल में उन्हें विश्राम करने का मौका मिला। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बूंदी के महल भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते हैं। बूंदी के महल भूतों और प्रेतों के बनाए हुए, बूंदी के महल भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते हैं। भूतों एवं प्रेतों के बनाए हुए लगते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। बूंदी के महलों के संदर्भ में एक बात कह रहा हूं। जब मैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करता हूं, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के जो महल है वो कौन सी कोटि के? उत्कृष्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार कोटि के। कर्नल टॉड ने क्या कहा? कर्नल टॉड ने कहा राजस्थान के रजवाड़ों के जितने भी महल है उसमें बूंदी के महल क्या है? सबसे सुपर्ब महल है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट लिखता है सुपर्ब, तो ये सुपर्ब महल है बूंदी का महल। और रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा बूंदी के महल भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते हैं। और मैंने कहा कि रुडयार्ड किपलिंग खुद जब यहाँ आए थे
तो बूंदी के सुख महल के अंदर उन्होंने विश्राम भी किया था, उन्होंने विश्राम भी किया था। ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से महल हैं, जरा आपको उन महलों के नाम भी बता दिए जाए। बूंदी के तारागढ़ किले की चर्चा जब हम करते हैं तो बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर कई महल है, जैसे छत्र महल है, जैसे अनिरुद्ध महल है, जैसे सुख महल है, जैसे रतन महल है, जैसे फूल महल है। आपको ध्यान हो बहुत सारे महल, बादल महल है। ये बूंदी के महलों में इतने सारे महल। अगर मैं सुख महल की बात करूं, रुडयार्ड किपलिंग यहां पर रुके थे। अगर मैं फूल महल की बात करूं, फूल महल के अंदर एक टॉफी रूम बना हुआ है और उस टॉफी रूम के अंदर जो बूंदी के रजवाड़े के जो राजा महाराजा और सरदार जाके शिकार पे, आखेट पे, राजकुमार जाते थे आखेट पे और आखेट ले आते थे पशुओं का, तो उनके जो सिर होते थे वो आज भी रसायनों के माध्यम से सुरक्षित रखे हुए है, टॉफी की तरह सुरक्षित रखे हुए। उस रूम को कहते हैं टॉफी रूम। ध्यान दीजिएगा, टॉफी रूम। तो कहने का मतलब यहां पर कई सारे महल है। अब एक एक महल पर अपने को नहीं जाना है, लेकिन बूंदी के महलों पर सवाल ज्यादातर यही पूछते हैं कि महल कहाँ है। अनिरुद्ध महल यहां पर है, छत्र महल यहां पर है, रतन महल यहां पर है, फूल महल। अगर मैं फूल महल की बात करूं तो इस पर विशेष रूप से एक बात करना चाहूंगा। इस फूल महल के अंदर एक रूम है जिसका नाम है टॉफी रूम। इस फूल महल के अंदर एक रूम है टॉफी रूम, और ये टॉफी रूम क्या है, यहां पर आखेट पर यानी शिकार पर आखेट से लाए गए जंतुओं के सिर, आखेट से लाए गए जंतुओं के सिर केमिकल्स के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से सुरक्षित रखे गए हैं। रसायनों के माध्यम से सुरक्षित रखे गए हैं। ये आपको फूल महल के टॉफी रूम के अंदर दिखाई देगा। फूल महल के भीतर एक टॉफी रूम है जहां आखेट से लाए गए जंतुओं के सिर जो है वो एकदम सुरक्षित यहां पर रखे गए हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान हो सुख महल है यहां पर। अगर मैं सुख महल की बात करूं तो आपको ध्यान हो रुडयार्ड किपलिंग कौन से महल के अंदर रुके थे, रुडयार्ड किपलिंग इसी सुख महल के अंदर उन्होंने विश्राम किया था। और रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि बूंदी के महल भूतों और प्रेतों के बनाए हुए लगते हैं। इसके बाद बादल महल। अब बादल महल तो देखो ऐसा है जो राजस्थान के एक नहीं कई किलों के भीतर है। बादल महल तो आप कई किलों में देखोगे, सोदारगढ़ में भी पढ़ा था और भी दूसरे किलों में हमने बादल महल पढ़ा। तो बादल महल के बारे में तो कोई विशेष चर्चा होती नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान हो बादल महल बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, एक चित्रशाला या रंग विलास जहां पर बहुत सारे चित्रित ग्रंथ है। चित्रशाला एक महल जिसे चित्रशाला का रूप दिया गया है या जिसको कहते हैं रंग विलास। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के चित्र हमारे को दिखाई देंगे, पेंटिंग्स दिखाई देगी, चित्रों का संग्रह दिखाई देगा। ये आपको ध्यान हो बूंदी के शासक उम्मेद सिंह जी के काल की बड़ी महत्वपूर्ण देन जो है मानी जाती है। कहते हैं उम्मेद सिंह जी के काल की चित्रशाला या रंग विलास बूंदी। आपको ध्यान हो उम्मेद सिंह जी के काल में चित्रशाला या रंग विलास, ये चित्रशाला या रंग विलास भी हमको बहुत महत्वपूर्ण बूंदी के अंदर जो है वो दिखाई देगा। साथ में बूंदी के महलों की बात करें तो आपको ध्यान हो यहाँ पर राव दूधा के महल भी हमें मिलाए, राव दूधा के महल भी दिखाई देंगे। राव दूधा के महल विशेष रूप से हमारे को बूंदी के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। तो बूंदी के अंदर महलों की कोई कमी नहीं है। और आपको जानकारी हो राव दूधा के महल, मतलब बूंदी के अंदर जो दूधा के महल है वो भी हमें इस बूंदी के राजघराने के अंदर या बूंदी के इस किले के अंदर हमारे को जो है वो दिखाई देंगे। बूंदी राव दूधा, ये जो दूधा थे ये कौन थे, ये सुरजनहाड़ा के बेटे थे। और सुरजनहाड़ा का नाम जब सुनते हैं तो आपको ध्यान हो मुगल बादशाह अकबर से कहते हैं कि संधि की थी रणथंभौर का किला देकर, वो सुरजनहाड़ा ही तो थे, यानी सुरजनहाड़ा के बेटे थे। ये सुरजनहाड़ा के राव दूधा जो थे ना, ये सुरजनहाड़ा के बेटे थे। और सुरजनहाड़ा ही तो थे जिसने अकबर के साथ संधि की थी। सुरजनहाड़ा के पुत्र थे दूधा
और सुरजनहाड़ा कौन है? सुरजनहाड़ा वो है जिसने बूंदी की तरफ से अकबर से संधि की थी। अकबर को रणथंभौर का किला जब उसके कब्जे में था, सुरजनहाड़ा के कब्जे में रणथंभौर का किला था, उसने रणथंभौर अकबर को दे दिया, अकबर के साथ संधि कर दी सुरजनहाड़ा ने। और उसी सुरजनहाड़ा का बेटा दूधा, उस दूधा के महल भी बड़े शानदार इस बूंदी के भीतर जो है हमारे को दिखाई देंगे। आपको जानकारी हो, बूंदी के अंदर बहुत सारे ये महल, अभी जब एक एक महल पर तो नहीं चल सकते, जो भी इंपॉर्टेंट है वो जरूर अपने को दिमाग के अंदर रखना है। अगर हम बूंदी के किले में घूमने के लिए जाते हैं तो किला या किले के क्षेत्र में कह दो या किले के परकोटे के बाहर की तरफ कह दो, हमें 3 महत्वपूर्ण सरोवर भी यहां पर दिखाई देंगे, जेत सागर, फूल सागर और नवल सागर। जेत सागर, फूल सागर और नवल सागर जलाशय, ये भी बूंदी का आकर्षण है। जेत सागर, फूल सागर, नवल सागर, ये जलाशय भी हमें दिखाई देंगे। बाकी बूंदी की बात करते हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान हो, 84 खंभों की छतरी आती है, पर वो किले में नहीं है, वो बाहर है। 84 खंभों की छतरी भी कहाँ है? बूंदी के अंदर है, लेकिन वो बाहर है। ये अपने को दिमाग के अंदर रखना है। वो 84 खंभों की छतरी वो बूंदी के किले के अंदर नहीं है, वो तो बूंदी से बाहर निकलते हैं। तो वहां पे एग्जैक्टली तो चूंकि मैं तो गया हुआ हूं नहीं, लेकिन जहां तक भी पढ़ा ये बूंदी के किले के भीतर 84 खंभों की छतरी नहीं, ये फिर बाहर है। लेकिन इस पे भी 84 खंभों की छतरी पे सवाल पूछ लेते हैं कि कहाँ है, कि बूंदी में है। बाकी यहां पर जिक्र इसलिए नहीं करेंगे कि वो 84 खंभों की छतरी बूंदी के भीतर नहीं है। आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि इस तारागढ़ के किले के अंदर एक ऊंची लाट, एक ऊंची बुर्ज के ऊपर एक तोप रखी हुई है, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप आज तो केवल पर्यटकों के देखने के लिए, अब वर्तमान में तो कुछ है नहीं, लेकिन एक गर्भ गुंजन तोप इस बूंदी के तारागढ़ किले का विशेष आकर्षण है। और ये गर्भ गुंजन तोप जो है ना, ये बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर भीम बुर्ज, उस भीम बुर्ज के ऊपर रखी हुई है। आपको ध्यान हो, भीम बुर्ज के ऊपर ये गर्भ गुंजन की तोप रखी हुई है। और गर्भ गुंजन तोप की बात जब हम करते हैं, 16वीं शताब्दी की एक शक्तिशाली तोप है। गर्भ गुंजन तोप 16वीं शताब्दी की एक शक्तिशाली तोप है। और मैं बताना चाहूंगा 16वीं शताब्दी की ये शक्तिशाली तोप जिसको गर्भ गुंजन कहते हैं, आपको ध्यान हो, ये गर्भ गुंजन, इस तोप से जब गोला चलता था, तोप इतनी जबरदस्त आवाज करते थे कि तोप में पलीता लगाने के बाद लगाने वाले को पानी में कूदना पड़ता था, क्योंकि इतनी भयंकर आवाज थी कि कान भी बूढ़े हो जाते थे। और आपको ध्यान हो, गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन इसका नाम क्यों? गर्भ गुंजायमान हो जाए, यानी कोई प्रसूता स्त्री है और वो गर्भ गुंजन के तोप के गोले की इतनी जबरदस्त आवाज होती थी कि गर्भ जो होता था ना, मतलब प्रसव प्रक्रिया ही शुरू हो जाती थी इस जबरदस्त आवाज के कारण। मतलब गर्भ ही गूंज जाता था, उधर के अंदर ही झंकृत झंकृत हो जाता था। तो इसलिए इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। ये भीम बुर्ज के ऊपर रखी गई है। वर्तमान में तो केवल जो है वो शोभा ही बढ़ा रही है। तो ये गर्भ गुंजन तोप भी बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। एक बात आपको और गर्भ गुंजन तोप के बारे में भी बात कर ली। गर्भ गुंजन तोप परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ गुंजन तोप पर महत्वपूर्ण एमटीआर प्रश्न है, इस पर सवाल पूछ लेते हैं कि गर्भ गुंजन तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर है। याद रखिएगा, गर्भ गुंजन तोप राजस्थान के बूंदी के तारागढ़ के किले के भीतर है। बूंदी के तारागढ़ के किले के भीतर है, आपको ध्यान हो। बाकी बूंदी, विशेष रूप से अगर अपन बूंदी की बात करते हैं ना, तो यहाँ बावड़ियों की नगरी है। बूंदी तो बावड़ियों की नगरी है, और बावड़ियों पे चर्चा मैं जब राजस्थान की बावड़ियां पढ़ाऊंगा तब करूंगा। तो बूंदी को अपन क्या कहते हैं? बावड़ियों की नगरी। यहाँ की रानी बावड़ी भी बड़ी फेमस है, इसकी चर्चा अपन बावड़ियों में करेंगे। बावड़ियों का टॉपिक अलग आएगा। बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स कह सकते हैं, बावड़ियों की नगरी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों की नगरी है ये। और आपको जानकारी हो, बूंदी के तारागढ़ के दुर्ग के संदर्भ में चर्चा करते हैं। इस बूंदी के तारागढ़ के दुर्ग के प्रवेश द्वारों में लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, गागुड़ी का फाटक, साथ में एक हाथी पोल है जहां पर हाथियों की जोड़ी दिखाई देगी, ध्यान देना। इसके दरवाजों की बात करें, द्वार की बात करें, तो
लक्ष्मी पोल यहां का दरवाजा है, फूटा दरवाजा है, गागुड़ी का फाटक, एक दरवाजा है जिसका नाम है गागुड़ी का फाटक, और साथ में एक यहां का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पोल भी है। ये जो हाथी पोल दरवाजा है ना, इस हाथी पोल दरवाजे के दोनों तरफ मतलब हाथियों की प्रतिमाएं है, यानी हाथियों की जोड़ी है। हाथियों की जोड़ी क्यों? क्योंकि हाथी पोल के जो दरवाजा, उस दरवाजे के दोनों तरफ हाथी हाथी है, एक हाथी दूसरा हाथी, मतलब हाथियों की प्रतिमाएं है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। हाथी पोल भी है। इसके अलावा गणेश पोल और हजारी पोल भी इस बूंदी के तारागढ़ में दिखाई देंगे। गणेश पोल, हजारी पोल, ये दरवाजे इतने हो जाते हैं, याद कर सके तो करिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल है, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी का फाटक है। ये महत्वपूर्ण बात अपने को बूंदी के तारागढ़ के दुर्ग के संदर्भ में दिमाग में रखनी है। और आपको ध्यान हो, बूंदी के तारागढ़ के बारे में बात करें, महलों की बहुत सारी बात तो मैंने कर ही दी है, लेकिन कुछ अन्य महलों में बात करें तो जीवन रखा महल भी यहां पर है। दीवाने आम, यह आपको लगभग हर किले में मिल जाएगा। दीवाने आम है, जहां पर आम आदमियों से मुलाकात हो सके, दीवाने आम है। सिलेह खाना है, सिलेह खाना है। ये बूंदी के तारागढ़ के दुर्ग में भी अन्य दुर्गों की भांति ये महल आपको जो है वो दिखाई दे देगा। दीवाने आम आपको मिल जाएगा, जीवन रखा महल मिल जाएगा, बाकी नौबत खाना यहाँ पर मिल जाएगा। नौबत खाना जहाँ पर वाद्य यंत्र वगैरह रखे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कॉमन बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चर्चा हम लोगों ने की है बूंदी के तारागढ़ के किले के बारे में। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य एक दो आपको और बता देता हूं जो मेरे जहन में आ रहा है। एक तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुगल बादशाह जहांगीर से जब उसके बेटे खुर्रम ने विद्रोह किया, शाहजहां ने विद्रोह किया, तो वो शाहजहां बूंदी के तारागढ़ के किले में आया था और रतन सिंह हाड़ा ने उनको शरण प्रदान की थी। ध्यान देना, शाहजहां ने जब जहांगीर से विद्रोह किया, जहांगीर से उसका बेटा कौन था? खुर्रम। जहांगीर से उसके पुत्र खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां, वही बात है, खुर्रम कहो चाहे शाहजहां कहो। जहांगीर से उसके बेटे खुर्रम या शाहजहां ने जब विद्रोह किया, जहांगीर से उसके पुत्र खुर्रम या शाहजहां ने जब विद्रोह किया, तो जहांगीर से जब उसके पुत्र खुर्रम या शाहजहां ने विद्रोह किया, तो खुर्रम शरण लेने के लिए कहां आया था? खुर्रम तारागढ़ आया था, तारागढ़ बूंदी आया था। और इस खुर्रम को शरण किसने दी? उस समय बूंदी के शासक थे रतन सिंह हाड़ा। बूंदी के शासक थे रतन सिंह हाड़ा। कहते हैं कि बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा ने खुर्रम को शरण दी और खुर्रम यहां पर रुका था। रतन सिंह हाड़ा ने शरण प्रदान की थी। यह भी हमें इतिहास का एक तथ्य दिमाग में आना चाहिए कि जहांगीर से उसके बेटे खुर्रम यानी शाहजहां ने विद्रोह किया तो खुर्रम तारागढ़ आया था और बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा ने उसको शरण प्रदान की थी। एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं कि आजादी से पहले कहते हैं कि इस किले के अंदर जो खजाना था, उस खजाने की देखभाल का भार एक पठान परिवार पर था। वंशानुगत तरीके से खजाने की देखभाल बूंदी के तारागढ़ के किले में कौन करता था? पठान परिवार करता था। आज ये पठान परिवार नहीं है। क्यों? क्योंकि पठान परिवार का जो अंतिम व्यक्ति है वो आजादी से पहले ही, जब बूंदी के शासक बहादुर सिंह हुआ करते थे उनके काल में, बूंदी के अंतिम महाराजा बहादुर सिंह ही थे ना, तो बूंदी के बहादुर सिंह के काल में भारत की आजादी से कुछ समय पहले ही पठान परिवार के आखिरी वारिस की मौत हो गई। तो अब आज की तारीख में पठान परिवार का कोई है नहीं, लेकिन वो पठान परिवार वंशानुगत तरीके से बूंदी के अंदर खजाने की देखभाल का भार उस पठान परिवार के व्यक्ति पर हुआ करता था। यह भी तारागढ़ के किले का एक महत्व के रूप में हम लोग कह सकते हैं। मैं आपको बूंदी के तारागढ़ के किले के बारे में चर्चा कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको तारागढ़ का किला बहुत
अच्छे से समझ में आया होगा। बूंदी का तारागढ़ का किला आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा, ऐसी हार्दिक मेरी उम्मीद है आप लोगों से। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बूंदी के तारागढ़ के किले के बारे में जब बात करते हैं तो बूंदी के तारागढ़ के किले के बारे में जब बात करते हैं तो एक बात मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा कि बूंदी के तारागढ़ किला, अजमेर का तारागढ़ किला। अजमेर का तारागढ़ हमने पढ़ा पहाड़ी पर है, बूंदी का तारागढ़ भी पहाड़ी पर है। अजमेर का तारागढ़ सीधी सी बात है, जो अजमेर के अंदर तारागढ़ है और यहाँ बूंदी के अंदर जो तारागढ़ है, दोनों के नाम सिमिलर होने के कारण विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, इनके डेटाज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अजमेर के तारागढ़ में क्या है, बूंदी के तारागढ़ में क्या है, अजमेर के तारागढ़ में, बूंदी के तारागढ़ में। जैसे गर्भकुंजन तो कहाँ पर परीक्षा में आ जाता है, तो कई विद्यार्थी बूंदी के तारागढ़ की जगह अजमेर का तारागढ़ लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। जैसे रूठी रानी कौन से किले में रखी, वो अजमेर के तारागढ़ में रुकी, विद्यार्थी बूंदी का तारागढ़ लिख के आ जाते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों वीडियो अलग बनाए और अजमेर का तारागढ़ और बूंदी का तारागढ़ बढ़िया ढंग से आप इन दोनों को याद करिए। हालांकि दोनों ही किले चौहानों की विरासत रहे, लेकिन आपको फैक्ट पे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं इसी शीर्षक के भीतर दो छोटे छोटे किलों की बात भी कर रहा हूं। एक किला में आ रहा हूं मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, राजस्थान का एक किला है मांडलगढ़। और राजस्थान का यह किला मांडलगढ़ कौन से जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर वर्तमान में है। अगर मैं मांडलगढ़ के दुर्ग की बात करूं विद्यार्थियों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले के अंदर राजस्थान का ये मशहूर किला हमारे को जो है वो दिखाई देगा। मांडलगढ़ के दुर्ग के संदर्भ में चर्चा अगर करी जाए तो कहते हैं कि ये मांडलगढ़ का दुर्ग दो व्यक्तियों ने बनाया था, एक मांडिया भील और एक चांदना गुर्जर। अब मांडिया भील और चांदना गुर्जर जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो मांडलगढ़ दुर्ग पे बहुत ज्यादा अपने को गहराई में नहीं चलना है, ध्यान देना। ये मांडलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माता कौन है, मांडिया भील और चांदना गुर्जर। इसके निर्माता कौन है, मांडिया भील और चांदना गुर्जर। चांदना कह दीजिए, चांदना कह दीजिए, एक ही बात है। अब ये दोनों निर्माता कैसे, कहते हैं कि मांडिया भील जो पशुओं को चरा रहा था, मतलब चरवाहा था, और चांदना गुर्जर उसका साथी चरवाहा था। तो मांडिया भील को एक ऐसा पत्थर मिला, मतलब पारस पत्थर की तरह। उसने क्या किया, उस पारस पत्थर के ऊपर, भील सब तो बिल से बना, बिल का मतलब ही तीर कमान है, तो उसने क्या किया, उस पत्थर के ऊपर बाण घिसा। अब बाण घिसा तो पारस पत्थर तो क्या करता है, सोने में बदल देता है चीज को। तो वो किंवदंती है। अब किंवदंती के बारे में तो कुछ फैक्चुअल तो होता नहीं है कि भाई इतिहास पुष्टि करे। तो उसने उस पारस पत्थर पे तीर को घिसा, तीर सोने का हो गया। तीर फिर काम आया नहीं, तो तीर जब काम आया नहीं तो उसने ये बात अपने मित्र, अपने साथी चरवाहे चांदना गुर्जर को बताई। और चांदना गुर्जर को ये समझते देर नहीं लगी कि ये पत्थर कुछ खास पत्थर है, ये पत्थर है जो लोगों को भी सोना बना ले। तो अब क्या करना रहा, अब उसने क्या किया, चांदना गुर्जर ने कहा कि ये पत्थर मेरे को दे दे। तो वो कहे मांडिया भील हो चुके, मारे पत्थर तो कौन बोली तू ही ले जा, मार तो तीर चाहिए, तीर तो ये सही कौम ही को कर, तीर तो घसी जाए आवड़। अब तीर नहीं घसी जाए तो वो बाठो जुगो तो ओ दियो चांदना गुर्जर ना। चांदना गुर्जर थोड़ा ही दिन रहे मई हुए तो पत्थर ही सहायता पयो घणो भेड़ो करे और वो किलो बना दियो। और वो किलो जो बनो, वो किला जो बनाया चांदना गुर्जर ने। अब उसको पता था कि ये चांदना गुर्जर ने वो जो किला बना, वो किला उसके मित्र मांडिया भील को जो पत्थर मिला उसके कारण बना है। इसलिए उसने इस किले का नाम अपने मित्र मांडिया भील के नाम पर क्या रख दिया, मांडलगढ़ रख दिया। ये किंवदंती है, बाकी किंवदंतियों का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हीराचंद ओझा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहास की बात होती है तो इनके मत बड़े मायने रखते।
जीएच ओझा कहते हैं कि यह किला अजमेर के चौहानों की देन है। जीएच ओझा कहते हैं कि मांडलगढ़ का किला अजमेर के चौहानों ने बनाया था। किसने बनाया ये पता नहीं, लेकिन अजमेर के चौहानों ने बनाया था। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत है। लेकिन कर्नल टॉड वो कहते हैं कि ये किला बालनोत सोलंकी के द्वारा बनाया गया है। कर्नल टॉड का मानना है कि ये किला किसकी देन है? सोलंकियों की देन है। ये किला बालनोत सोलंकी के द्वारा बनाया गया। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं ये किला अजमेर के चौहानों की देन है। कर्नल टॉड कहते हैं बालनोत सोलंकी के द्वारा ये किला जो है वो बनाया गया। आपको बताना चाहूंगा मांडलगढ़ के किले के बारे में बात जब करते हैं तो मांडलगढ़ का किला 3 नदियों के संगम के निकट है। 3 नदियों का त्रिवेणी संगम। अगर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें 3 नदियां बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीनों का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है। तो बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ के पास ही तो है। कहने का मतलब इनका त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा आप पढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। तो बनास, बेड़च और मेनाल इनका त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, भारतीय शास्त्रों में त्रिवेणी की बड़ी महत्ता होती है। तो इनका जो त्रिवेणी संगम है ना, बनास, बेड़च और मेनाल, उसके त्रिवेणी संगम के निकट राजस्थान का यह किला आया हुआ है। और इस किले को मैं कह रहा हूं मांडलगढ़ का किला। ये मांडलगढ़ का किला जो है ना, यहां पर बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम के निकट ये किला आया हुआ है। आपको जानकारी हो, ये राजस्थान का मांडलगढ़ का किला है। लेकिन इसका नाम मांडलगढ़ होने के पीछे एक तर्क तो ये है कि ये मांड्या भील के नाम पर है। एक तर्क ये भी है कि ये किला मंडल आकृति का, मंडल मतलब वो मंडल कमंडल पड़ा है ना, कटोरा जो ऋषि मुनियों के हाथ में होता है, मंडल या कटोरे के आकार का होने के कारण इस किले को मांडलगढ़ कहते हैं। ये भी हमारे कई इतिहासकारों का मत है, ध्यान देना। कई इतिहासकार कहते हैं कि मंडल या कटोरे नुमा होने के कारण इसको मांडलगढ़ कहते हैं। कई कहते हैं कि चांदना गुर्जर ने ये किला बनाया, अपने दोस्त मांडिया भील के नाम पर इसका मांडलगढ़ नाम रख दिया। अब ये जो मांडिया भील और चांदना गुर्जर वाली जो बात है ना, ये आपको ध्यान हो, ये तो जनश्रुति है। मतलब लोगों में ये कहावत है, ये लोग कहते हैं कि मांडिया भील चांदना गुर्जर ने बनाया और पारस पत्थर की कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अजमेर के चौहानों की विरासत मानते हैं। कर्नल टॉड इस किले को बालनोत सोलंकी के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। और ये किला ऐसा है, मांडलगढ़ के किले के बारे में जब बात करता हूं मैं, मांडलगढ़ के किले के संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको ध्यान हो, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कौन से किले में बनी थी? मैंने वीडियो में पहले भी बता दिया है, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी मार्च 1576 के अंतिम दिनों के अंदर। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर, या जिसको उस समय कहते थे अकबर का किला, उसमें तो योजना बनी। लेकिन योजना बनने के बाद कहते हैं कि मानसिंह जब अकबर की शाही सेना लेकर मैगजीन दुर्ग से रवाना हुआ 2-3 अप्रैल 1576 को, मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना हल्दी घाटी के युद्ध के लिए रवाना हुई। तो मांडलगढ़ के किले में आकर वो सेना रुकी। हल्दी घाटी पहुंचे उससे पहले अकबर की शाही सेना कहां पर रुकी? देखो, मार्च के अंदर अजमेर के मैगजीन दुर्ग में योजना बनती है। 2 अप्रैल 3 अप्रैल को मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना हल्दी घाटी के लिए रवाना होती है। लेकिन अप्रैल में रवाना हुई, हल्दी घाटी का युद्ध होता है जून में। तो बीच में कहां थे? आपको ध्यान हो, मान सिंह के नेतृत्व के अंदर अकबर की शाही सेना इस मैगजीन दुर्ग से जब रवाना होती है तो रवाना होकर पहुंचती है भीलवाड़ा के इसी मांडलगढ़ दुर्ग के भीतर। और मांडलगढ़ दुर्ग में मान सिंह लगभग 1 महीने रुका और अकबर की शाही सेना को अंतिम रूप से तैयार किया। मान सिंह, आपको ध्यान हो, 1 महीना हल्दी घाटी युद्ध से पहले यहां पर रुका और रुक कर अकबर की जो शाही सेना को तैयार किया। अकबर की सेना की अंतिम तैयारी हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो हुई, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर की शाही सेना ने अपनी तलवारों और भालों को जो धार प्रदान की,
वो कौन से किले में प्रदान की? वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के किले में प्रदान की। हल्दी घाटी युद्ध जब पढ़ते हैं ना तो सवाल आता है, राणा प्रताप ने अपनी सेना कहां तैयार की? कुंभलगढ़ में। और मानसिंह ने अपनी सेना कहां तैयार की? मांडलगढ़ में। मां से मानसिंह, मां से मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ ने अपनी सेना, मांडलगढ़ में ही अकबर के सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करता मानसिंह युद्ध से पहले 1 महीना इस किले में रुका था। मैगजीन दुर्ग से तो रवाना हो गए थे, लेकिन बाद में यहां पर 1 महीने रुककर हल्दी घाटी युद्ध के लिए अकबर की शाही सेना को अंतिम रूप से तैयार किया। आपको ध्यान हो वो किसने तैयार किया? मानसिंह ने तैयार किया। और मां से मानसिंह और मां से मांडलगढ़। 1 महीने तक अकबर की शाही सेना को अंतिम प्रशिक्षण इसी मांडलगढ़ के किले के भीतर प्रदान किया गया। एक बात, इतिहास में मांडलगढ़ किले के बारे में जब बात होती है तो एक चीज और आती है। खानवा के युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं खानवा के युद्ध पर बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको ध्यान हो खानवा का युद्ध 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिस पर चर्चा कभी राजस्थान के इतिहास में मौका मिलेगा तो करेंगे। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा के युद्ध के बाद में कहते हैं, खानवा के युद्ध के बाद में कहते हैं कि राजपूत सरदारों ने राणा सांगा को कालपी में विष दे दिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की मौत हुई तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार हुआ वो कहां पर हुआ? वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के में हुआ। अंतिम संस्कार कहां हुआ? अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। और इसलिए राणा सांगा की छतरी कहां पर है? मेवाड़ के राणा सांगा। खानवा के युद्ध के बाद जब मेवाड़ के सरदारों ने कालपी में राणा सांगा को जहर दे दिया, राणा सांगा इस दुनिया से चले गए, तो राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ के किले में हुआ। और इसलिए परीक्षा में आता है राणा सांगा की छतरी कहां है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा की छतरी कहां है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है। यह भी महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मांडलगढ़ दुर्ग की चर्चा जब अपन करते हैं, आपको ध्यान हो मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में जब बात करते हैं तो मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर यहां पर 2 जलाशय है, सागर और सागरी। मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर 2 जलाशय है, सागर और सागरी। यहां 2 शिव मंदिर भी है, मुंडेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव। 2 शिव मंदिर भी हमारे को इस मांडलगढ़ के दुर्ग में मिलेंगे। एक मुंडेश्वर महादेव, एक जलेश्वर महादेव। मुंडेश्वर महादेव और जलेश्वर महादेव के मंदिर, शिव मंदिर, वो भी अपने को मांडलगढ़ के किले के भीतर मिलेंगे। मुंडेश्वर और जलेश्वर महादेव। सागर और सागरी, ये 2 जलाशय, सागर और सागरी के 2 जलाशय, 2 तालाब भी यहां पर मिलेंगे। सागर और सागरी के 2 तालाब, सागर और सागरी के 2 जलाशय, वो भी यहां पर मिलेंगे। और 2 शिव मंदिर भी यहां पर मिलेंगे, मुंडेश्वर महादेव और जलेश्वर महादेव। इसके अलावा यहां पर रूप सिंह का महल भी है। मांडलगढ़ के किले के अंदर रूप सिंह का महल भी बड़ा यहां पे महत्वपूर्ण है। बाकी मांडलगढ़ के किले में और भी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों की गहराई में अपन चलने का प्रयास जो है वो यहां पर नहीं करेंगे। मांडलगढ़ के दुर्ग के बारे में हमने बात की है, लेकिन मांडलगढ़ दुर्ग के साथ इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक बात आपको यहां पर और बताना चाह रहा हूं, और वो बताना चाह रहा हूं, बहुत छोटा सा जानकारी और संक्षिप्त सी जानकारी मैं देना चाहूंगा राजस्थान के एक और किले पर, और वो किला चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़। ध्यान देना, राजस्थान का एक किला है चित्तौड़गढ़ जिले का भैंसरोड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ जिले का एक किला है भैंसरोड़गढ़। देखो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में टूटा हुआ है? 2 भागों में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में टूटा हुआ है? 2 भागों में। एक भाग चित्तौड़ का, फिर मध्य प्रदेश वाला भीलवाड़ा के नीचे वो जो बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश का नीमच आ जाएगा,
और इधर वापस चित्तौड़ आ जाएगा। तो राजस्थान का चित्तौड़ भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में टूटा हुआ है? 2 भागों में। तो चित्तौड़गढ़ का जो छोटा सा भाग है ना, जहां पे रावत भाटा आया हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले का ही छोटा सा भाग, दूसरा भाग जहां पर रावत भाटा है, उस रावत भाटा के निकट राजस्थान का एक किला है जिसको मैं कह रहा हूं भैंसरोडगढ़ का किला। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। वैसे भी आपको ध्यान हो, बी और यू, बी से बिजोलिया, बी से भैंसरोडगढ़ और यू से ऊपरमाल, BBU। राजस्थान की ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं ना, तो बी और यू, बी और यू। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब बिजोलिया, बी का मतलब भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का ही है, चाहे बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का ही है। बिजोलिया कहां है? राजस्थान के अंदर बिजोलिया भीलवाड़ा में, और बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़ में है। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। और राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के हिस्से को क्या कहते हैं? इस हिस्से को कहते हैं, आपको जानकारी हो, इस हिस्से को कहते हैं ऊपर माल। क्या कहते हैं इसको? ऊपर माल। तो अपने को दिमाग के अंदर क्या रखना है? अपने को दिमाग में रखना है ये भैंसरोडगढ़ का किला, ऊपर माल का किला। देखो, ऊपर माल बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक के भाग को राजस्थान में क्या कहते हैं? ऊपर माल। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के भाग को कहते हैं ऊपर माल। ये भैंसरोडगढ़ राजस्थान में अगर आप देखोगे ना, तो चित्तौड़गढ़ का एक भाग है, फिर इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा और ऊपर राजस्थान आ जाएगा, फिर एक चित्तौड़ का दूसरा भाग, छोटा सा भाग, और इधर फिर आपके क्या है? कोटा है। तो चित्तौड़ के इस भाग में रावत भाटा है, और रावत भाटा के पास में यहां पर किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में है, भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये भैंसरोडगढ़ का किला, आपको ध्यान हो, ये 2 नदियों के संगम पर है। कौन सी 2 नदियां है? चंबल और बामनी के संगम पर। चंबल और बामनी के संगम पर स्थित किला है। चंबल और बामनी के संगम पर स्थित राजस्थान का मशहूर किला कौन सा है? वो है भैंसरोडगढ़ का किला। अब चंबल और बामनी की बात आई है ना, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो, चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा है, ठीक है, बीच में इधर मध्य प्रदेश और ऊपर राजस्थान का भीलवाड़ा, इधर चित्तौड़गढ़ का दूसरा हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा, और इधर जाएगा कोटा। तो ये भी चित्तौड़ है और ये भी चित्तौड़ है। तो कहते हैं, ध्यान से सुनना भाई विद्यार्थियों, यहां चित्तौड़ के इस हिस्से से कहते हैं बामनी नदी निकलती है, और बामनी नदी निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए वापस चित्तौड़ के दूसरे हिस्से में आती है। यानी इधर के हिस्से में ये जो बामनी नदी निकलती है ना, ये हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है। चित्तौड़ के ही एक हिस्से से, हरिपुरा से, ये बामनी नदी निकलती है, और फिर मध्य प्रदेश होकर और वापस राजस्थान के इस चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ के पास ये चंबल में विलीन हो जाती है। तो इधर हरिपुरा चित्तौड़ एक भाग में और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ दूसरे भाग में। देखो, ये हरिपुरा भी चित्तौड़ में है, ये भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़ में। हरिपुरा चित्तौड़ के इस भाग में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के इस भाग में है, ऊपर भीलवाड़ा है, नीचे मध्य प्रदेश का नीमच वाला एरिया। तो कहने का मतलब चित्तौड़ के हरिपुरा से बामनी निकलेगी और मध्य प्रदेश बीच में होते हुए वापस चित्तौड़ के दूसरे हिस्से में भैंसरोडगढ़ आता है। वहां पर ये बामनी नदी किसमें मिल जाती है? वहां ये बामनी नदी चंबल में मिल जाती है। और मैं जब चंबल नदी राजस्थान जीके में बताता हूं तो एक ट्रिक भी बताता हूं। चित्तौड़ ने कोटा बूंदी को 1.25 करोड़ में चंबल के पानी में धो दिया, तो राजस्थान के 6 जिले आपको चंबल के भी प्राप्त हो जाते। चित्तौड़ ने कोटा बूंदी को, चित्तौड़ कोटा बूंदी 1.25 करोड़, सवाई माधोपुर करौली और धो दिया मतलब धौलपुर, इन 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी इस भैंसरोडगढ़ के पास से जाती है, और ये बामनी नदी जो है ना, ये बामनी नदी हरिपुरा से आकर यहां पर मिल जाएगी
चंबल के अंदर। तो चंबल और बामनी का जो संगम होता है, देखो बहुत ज्यादा गहराई से अभी मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि चंबल और बामनी का संगम ये कहां पर होता है, ये भैंसरोडगढ़ में होता है। और इसलिए चंबल और बामनी के संगम पर राजस्थान का मशहूर दुर्ग भैंसरोडगढ़ है। और चंबल और बामनी के संगम पर और तीन ओर से घिरा हुआ है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है राजस्थान का भैंसरोडगढ़ किला। आपको ध्यान हो, जैसे भारत के अंदर आप मद्रास क्षेत्र में जाते हो तो मद्रास के पास में एक वेल्लोर किला आया हुआ है। भारत के जल दुर्गों में वेल्लोर दुर्ग बहुत मशहूर दुर्ग है। वैसे तो राजस्थान के अंदर जल दुर्गों की बात करते हैं तो काली सिंध और आहू के संगम पर गागरौन का जिक्र आता है, चंबल और बामनी के संगम पर चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ का जिक्र आता है, और कालीखाड़ और परवन के संगम पर झालावाड़ के मनोहर थाना का जिक्र आता है। लेकिन आदर्श जलदुर्ग राजस्थान में एक भी नहीं है, आदर्श जलदुर्ग तो एक भी नहीं है। लेकिन भैंसरोडगढ़ बाकी वाले जलदुर्गों की तुलना में फिर भी बढ़िया तरीके से है। तो ऐसी स्थिति में वेल्लोर के दुर्ग से इसकी क्या होती है, तुलना होती है। और इसलिए भैंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं, इसलिए भैंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं, भैंसरोडगढ़ को कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। परीक्षा के अंदर कभी पूछ ले कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ के किले को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मद्रास क्षेत्र, मद्रास प्रेसिडेंसी में किला आया करता था वेल्लोर। वो वेल्लोर जो भारत का उत्कृष्ट जलदुर्ग है, और उससे तुलना किसकी होती है, उससे राजस्थान के भैंसरोडगढ़ की तुलना होती है। राजस्थान का भैंसरोडगढ़ कौन सी दो नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी के संगम पर स्थित राजस्थान का यह जलदुर्ग है। राजस्थान का इसे वेल्लोर कहते हैं, पुराना किला है। भैंसरोडगढ़ के बारे में एक बात अगर मैं करूं तो आपको ध्यान हो, ये भैंसरोडगढ़ जो है ना, ये राजस्थान का कोई नया किला नहीं है। अब कहने वाले तो यहां भी कहते, प्रामाणिक जानकारी के हिसाब से तो भटनेर पुराना किला 285 ईस्वी में भट्टी ने बनाया, लेकिन इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन यह किला ईसा से भी पहले दूसरी शताब्दी का किला माना जाता है। ईसा से भी पहले दूसरी शताब्दी का किला माना जाता है। निर्माण के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भैंसा शाह नाम का एक व्यापारी था और रोड़ाचारण नाम का एक बंजारा था, बंजारे का काम करता था। वो रोड़ाचारण नाम का एक बंजारे का काम करने वाला व्यक्ति था। तो कहने का मतलब, इस किले का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण के द्वारा कराया गया। ये इतिहास नहीं कहता, ये जनश्रुति कहती है। भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने इस किले का निर्माण कराया, ऐसी मान्यता है। तो भैंसा से भैंस और रोड़ा से रोड, इसलिए हो गया भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो इसका नाम है, भैंसा शाह और रोड़ाचारण के नाम पर है, और इसीलिए इस किले को कहते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसा शाह नाम के व्यापारी थे, रोड़ाचारण बंजारे का काम करता था। उन्होंने ये किला बनाया। कौन सी दो नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी। चंबल और बामनी के बारे में बताया। हरिपुरा चित्तौड़ से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिलती है। और चंबल, उसके बारे में तो बहुत डिटेल से पूरे 2-3 घंटे लगते हैं चंबल को पढ़ाते। 6 जिलों में चंबल भी बहती है। चित्तौड़ ने कोटा बूंदी को 1.25 करोड़ में धो दिया। और चंबल और बामनी का संगम, ये स्पॉट भैंसरोडगढ़। सवाल आता है ना, चंबल और बामनी का संगम राजस्थान में कहां होता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। और भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का जो किला है, ये इन्हीं दो नदियों के संगम पर आया हुआ है। चंबल और बामनी के संगम पर स्थित किला है, और इसलिए राजस्थान का मशहूर जल दुर्ग के रूप में इसकी पहचान है। राजस्थान के मशहूर जल दुर्ग के रूप में इसकी पहचान है, ओदक दुर्ग के रूप में इसकी पहचान है, और इसीलिए इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने 3 किले आपको बताए, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, भीलवाड़ा का मांडलगढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो तारागढ़, मांडलगढ़ और भैंसरोडगढ़, इन तीनों किलों पर चर्चा थी आज के इस वीडियो लेक्चर में। फिर मिलूंगा कुछ और नए किलों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।